ठुल्लू देते हैं हम, बाबा जी का ठुल्लू। हमारा रिश्ता इन लोगों के साथ ऐसा हो गया है कि अगर हम खामोश बैठकर भी अगर बोल दे इशारों इशारों में तो ये समझ जाते हैं क्या उड़ाना है। तो शिवसेना वाले ने जब मुझसे पूछा कि तुम दो ही तो है, क्या कर लोगे, तो मैंने उसको तरफ देखा, मुस्कुराया और मैंने उसको पूछा कभी जंगल गए हो? तो परेशान हुआ, बोला मैं बोला कभी जंगल गए हो? तो बोले क्यों क्यों पूछ रहे? मैं बोला जंगल में कुत्ते बिल्लियों की गिनती नहीं होती, शेर कितने हैं ये देखे जाते हैं। वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि आज मुल्क के हालात कैसे हैं। आपने देखा है कि सरकार कैसे कैसे कायदे, कैसे कैसे कानून लेकर आ रही है। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि एनआरसी और सीएए का कानून अभी तक लाया गया है, लेकिन आने वाले कल में और कौन कौन से कानून ये सरकार लेकर आने वाली है, इसका अंदाजा भी शायद आप इस बात से नहीं लगा सकते हैं कि उस कानून का मकसद सिर्फ यही है कि किस तरह से इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों को परेशान किया जाए। सारी ताकतें एक साथ मिलकर एकजुट हो गई है और सभी का मकसद यही है कि आप लोगों को परेशान करे, आप लोगों के अंदर एक डर का माहौल पैदा करे, एक ऐसा भय का माहौल पैदा करे कि आज इस मुल्क के अंदर पैदा होने के बावजूद सरकार आपसे ये सवाल कर रही है कि तुमको ये साबित करना होगा कि तुम इस मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं। सारी ताकतें वो एक साथ लगा चुके हैं और ताकतों का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस पार्टी हो, जितनी भी पार्टियां हैं ये सब एक ताकत बनकर सिर्फ ही का मकसद एक ही है कि किस तरह से आपको निशाने के ऊपर लाया जाए। लेकिन ये सभी ताकतों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। ताकतें अगर तुम्हारी है तो खुदा हमारा है। और अगर तुम ये समझ रहे हैं कि तुम कुछ भी कर लेंगे, तुम ये समझ रहे हैं कि अब हम हुकूमत के अंदर आ गए हैं तो नए नए कानून लेकर आएंगे और उस कानून के जरिए हमें परेशान करेंगे, हमसे ये पूछेंगे कागजात कहाँ है, हमसे ये पूछेंगे कि ये वतन के अंदर अगर तुम पैदा हुए थे तो साबित करो। अगर वो ये सवाल हमसे करेंगे तो एक बात सुन लो, अगर कल को कोई अधिकारी आपके घर पर आता है और आपसे पूछता है कि बताओ ये साबित करो कि तुम्हारे पास वो कागजात है जिससे ये साबित होता है कि तुम इस मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं, तो उस अधिकारी को कहना कि मैं दूंगा तुझे कागज, चल मेरे साथ, और उसे अपने शहर के कब्रिस्तानों के अंदर लेकर जाना जहां पर हमारे बाप दादा दफन है और कहना कि हमारे कागजात इस मिट्टी के अंदर दफन है, हमारे कागजात इस मिट्टी के अंदर दफन है। मोदी जी तो ऐसा समझ ले रहे हैं कि अब मैं 5 साल के लिए नहीं जिंदगी भर के लिए आ गया हूं। ना मोदी जी ना, बहुत गलत फहमी के शिकार में जी रहे हो बच्चा, बहुत गलत फहमी के शिकार में जी रहे हो। आप थे क्या पहले ये जानते हैं आप? वो पकोड़े बेचते थे? नहीं। क्या बेचते थे? किसने बोला? उन्होंने खुद ने बोले। उन्होंने खुद ने बोलने के बाद अगर हम बोले तो इलेक्शन कमीशन वाले बोलते कि वो देश के वजीर आजम हैं, आप उनको चाय वाला कैसा बोल के पुकारते हैं, आपके ऊपर केस कर देंगे। पुलिस वाले बोलते कि आप उनका मजाक कैसा उड़ाते, आप वो इतने बड़े प्रधानमंत्री है, वजीर आजम है, आप उनको चाय वाला बोल के पुकारते हैं। अगर हमको
मोदी साहब ये बोलते कि मैं बंबई में कपड़े बेचता था, पकोड़े बेचता था, भजिए तलता था, आलू पूरी बेचता था, तो हमको समझ में आता। मोदी जी चाहे और बोले कि मेरा 56 इंच का सीना है, मैं चाय बेचता हूं, तो चाय वाले को चाय वाला नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चाय बेचते थे तो हमको पता चला आप चाय बेचते हैं, लेकिन आज तक तुमको ये पता चला कि कहां पर बेचते थे? किसी ने आज तक कभी कोई बोला कि मैंने मोदी जी के हाथ की चाय पिया है करके? नहीं, झूठ, सब झूठ। मैं चाय बेचता था, फकीर हूं, झोला डालकर निकल पड़ूंगा इंशाअल्लाह। मोदी जी 24 को तुमको झोला डालकर निकलना पड़ेगा और उसकी शुरुआत इंशाअल्लाह बिहार से होगी, बिहार से होगी, क्योंकि जो तड़प हमने बिहार के नौजवानों के अंदर देखी। नौजवानों, क्या तुम भूल गए हो? आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर रोजी रोटी कमाने के लिए निकला मेरा भाई, गिड़गिड़ाता रहा कि इस कोरोना के पीरियड में हमें अपने घर पहुंचा दो। कैसी हालत में, महीनों तक बंद कमरों में कैसी जिंदगी गुजार रहे थे यहाँ के नौजवान, चाहे वो मुंबई हो, पूना हो, नागपुर हो, दिल्ली हो। इनकी तड़प सिर्फ ये थी कि अगर कोरोना की वजह से मरना ही है तो हमें अपने घर जाने दो। लेकिन सरकार विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए हवाई जहाज का इंतजाम कर रही थी, लेकिन जो मजदूर थे, जो गरीब थे, जो मेहनत कर रहे थे, मेहनत करके अपना पेट भर रहे थे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारे लिए हवाई जहाज का इंतजाम कर लो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमें हमारे घर जाने की इजाजत दो। कैसे भूख की हालत में कितने दिन गुजारे हैं, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। जो लोग सामने खड़े हैं, ये पूरे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आए हुए हैं लगता है। अगर नहीं आए हैं तो बैठ जाइए, मजलिस को चाहने वाले हैं तो बैठ जाइए, और जो भी खड़ा रहेगा समझ लेना वो वहां से आए हुए। मौलाना, ओ मौलाना, अपन कहाँ से आए हुए? इधर बैठ जाओ, बैठो बैठो। बस बाकी सभी लोग मजलिस को चाहने वाले हैं, काले कुर्ते में आप भी बैठ जाइए, बहुत अच्छा। तो मेरे भाइयों, वो वक्त कैसा था ये आज भी आपके पैरों के छाले बता रहे हैं। हमने देखा है उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, बिहार के, पश्चिम बंगाल के हमारे नौजवान 1500 किलोमीटर, कई 1800 किलोमीटर, कई 2000 किलोमीटर, कोई साइकिल के ऊपर निकल पड़ा, कोई पैदल निकल पड़ा, लेकिन सरकार को यह रहम नहीं आया। सरकार ने यह सोचा नहीं, सरकार ने यह सोचा नहीं कि ये मुल्क वो लोग नहीं चलाते हैं जो विदेशों में रहते हैं। ये मुल्क चलता है तो इन गरीबों की वजह से चलता है, हम लोगों की वजह से चलता है, लेकिन मरने के लिए छोड़ दिया गया था। मैंने देखा था दोस्तों, जब औरंगाबाद में एक ट्रेन के नीचे मेरे झारखंड के 16 भाई ट्रेन के नीचे कुचल कर मर गए थे। ट्रेन ऊपर से चली गई थी। जब मैं वहां पर पहुंचा तो रेलवे के अधिकारी थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंच गए थे, पुलिस वाले थे। मैं वहां पर पहुंचा जब पटरियों के ऊपर
और मैंने पूछा कि कहां है लाशें, कितने लोगों की जान गई, तो उन्हें पता नहीं था, क्योंकि ट्रेन जब उनके ऊपर से गई तो गोश्त के इतने छोटे छोटे टुकड़े पूरे रेलवे के ट्रैक के ऊपर फैले हुए थे। उनका कसूर क्या था? वो अपने घर जाना चाह रहे थे। वो घर जाना चाह रहे थे इसलिए कि अगर उन्हें मरना ही था तो वो चाहते थे कि हम अपने माँ बाप के बीच में रहे, हम अपने घर वालों के बीच में रहे। अरे मरना तो सबको है, लेकिन जिस तरह से उस वक्त सरकारों ने नजरअंदाज किया यहाँ के नौजवानों को, उनको मरने के लिए छोड़ दिया था। नौजवानों, ये वक्त है उनको सबक सिखाने का, ये वक्त है उनका बदला लेने का, एक एक छालों का बदला लेने का वक्त है। उनको ये एहसास दिलाना कि हम रोजी रोटी कमाने के लिए गए थे। हमारा कसूर क्या था कि 3-3 महीने हमें एक एक कमरे में 15-15, 20-20 लोग एक एक कमरे में। लेकिन मैं इस मुल्क के मुसलमानों को सलाम करता हूं, जिस कोरोना वायरस के बारे में यही राजनीतिक पार्टियों ने कहा था कि ये कोरोना अगर फैला है तो इन लोगों की वजह से फैला है, मुसलमानों की वजह से फैला है। पूरी दुनिया के अंदर बीमारी फैली, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इस बीमारी को एक मजहब के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन सलाम करता हूं मैं हमारे नौजवानों का, सलाम करता हूं मैं हमारे बुजुर्गों का। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क के किनारे कोई खाना लेकर खड़ा है, कोई शरबत लेकर खड़ा है, कोई पानी लेकर खड़ा है, मदद करने के लिए। जिसकी जैसी हैसियत वो सड़क के ऊपर आया। किसी के पास एक रोटी थी तो उसने कहा आधी मैं खाऊंगा और आधी ये इंसान जो परेशान है उसको खिलाऊंगा। दोस्तों, उस वक्त जो काम मुसलमानों ने सड़कों के ऊपर आकर किया है, मैं समझता हूं कि जो लोग हमें नफरत की नजर से देख रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोहब्बत से उन लोगों का दिल जीतने का काम किया है। मोहब्बत से दिल जीतने का काम किया है और दुनिया को दिखाया है कि ये मजहब क्या है, हमारा मजहब क्या सिखाता है। तुम हमें गालियां दे रहे थे, हम तुम्हें पानी पिला रहे थे। तुम गालियां दे रहे थे, हम खाने के पैकेट्स तुम्हें दे रहे थे। कोई कहता कि नहीं मेरा पेट भर गया तो तोशा दे रहे थे कि नहीं रास्ते में भूख लग जाए तो तुम ये खाना लेकर जाओ। ये है अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो जज्बा है जहां पर हमने नफरतों को मोहब्बत से जीतने का काम किया है, दावत का काम किया है। हमने दिखाया है दुनिया को कि तुम हमें हिकरत की नजर से देख रहे थे, हमने देखिए तुम्हारे लिए क्या किया है। दोस्तों, आज ये मुल्क के जो हालात है, उस मुल्क के हालात के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने कहा है कि बिहार के इलेक्शन के बाद हम एनआरसी और एनपीए, सीएए ये कानून दोबारा हम लेकर आएंगे। इनका मकसद सिर्फ यही है कि कैसे इस कौम के अंदर एक डर का माहौल पैदा किया जाए। जो लोग अपनी जिंदगी गुजार दिए हैं यहां पर, आज उनसे अपने मुल्क के बारे में पूछा जा रहा है, यह बताया जा रहा है कि तुम इस मुल्क के अंदर अगर पैदा हुए हैं तो साबित करना होगा।
अगर ये मौलाना से पूछा जा रहा है कि तुमको साबित करना, तो मोदी हम साबित करेंगे, पहले तू साबित कर कि तू इस मुल्क के अंदर पैदा हुआ है। वाह, नए नए कानून लेकर आएंगे। तलाक का कानून कौन लेकर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी के बयान सुने होंगे आपने। नहीं मित्रों, मुझे हमारी बहनों की बहुत फिक्र है। हमारी बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उनकी बहुत फिक्र है। इसीलिए मैं उनके लिए ये कानून लेकर आया हूं। हमारी शरीयत के अंदर के कानून न मोदी ना कोई बदल सकता है। शरीयत का कानून है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक रहेगा। और लेकर कौन आ रहा है ये कानून? वो आदमी जिसकी खुद की बीवी का तो पता नहीं है। अब हम पूछे तो फिर बुरा लगता। अब हम पूछे तो बोलते नहीं, आप उनकी बीवी के बारे में क्यों पूछ रहे? तो आपको हमारे बहनों की फिक्र करने की क्यों जरूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह उनके भाइयां जिंदा है अभी, हम है काफी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज के इस हालात को देखकर तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि मुल्क लुट जाएगा, ऐसे आसार नजर आते हैं, क्योंकि अब हुकूमत में सारे मक्कार नजर आते हैं। मुल्क लुट जाएगा ऐसे हालात नजर आते हैं, क्योंकि हुकूमत में अब सारे मक्कार नजर आते हैं। अरे देश के लिए लुटाई है जाने हमने, और अब इन गद्दारों को हम ही गद्दार नजर आते हैं। वाह वाह मोदी जी वाह। आप भी बोलो एक बार, वाह मोदी जी वाह। सुन रहे हो मोदी जी? इंशाल्लाह एक बार और बोले, वाह मोदी जी वाह। वो पट्टा इतना ही सुन लेगा तो बोलेगा मेरी तारीफ कर रहे, वाह बोल रहे। बहुत ऊंची चीज है। दो ही लोग हैं, लेकिन वो दो लोग को संभालने के लिए सिर्फ एक ही काफी है। 6 फुट 4 इंच, बोले 56 इंच का सीना है। मैं बोला मेरे असद साहब से हाथ मिला के देखो, तुमको समझ में आएगा किसका क्या सीन चौड़ा है। एक बार मिला के देखोगे। दोस्तों, जब मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को, वैसे उन लोगों के लिए जो मुझे जानते नहीं, जो मुझे पहचानते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पिछले 20 सालों से वहां पर शिवसेना जीत कर आती थी मेरे शहर में। नगर पालिका किसके पास? तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के पास। जिला परिषद के पास किसके पास? तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के पास। विधायक कौन चुनकर आता? तो शिवसेना चुनकर आती। और 20 साल से लगातार वहां पर शिवसेना का सांसद चुनकर आता था। मैं जब खड़ा रहा तो बहुत सारे लोगों ने वही इल्जाम लगाया जो यहां पर भी, बिहार में भी जो किराए के टट्टू लगाते रहते हैं कि ये जीतने के लिए नहीं आया, ये किसी को जिताने के लिए आया, ये इसकी बी टीम है, ये सेटिंग हो गई है। तो नौजवान परेशान होते और वो मुझसे आकर कहते कि इम्तियाज भाई हमने क्या जवाब देना, वो हमको ऐसा बोलते हैं। तो मैं बोलता कोई जवाब नहीं देना, इलेक्शन का दिन जब आएगा जवाब उस दिन देना। मैंने अपने नौजवानों से ये कहा था कि इलेक्शन के दिन इतने वोट मारना, और मैंने नौजवानों को ये कहा था, एक बात उनको समझा कर दे दी थी कि इलेक्शन के दिन बस धपा धप धपा धप धपा धप धपा धप। इलेक्शन का दिन जब आया, मैं एक इलेक्शन बूथ के ऊपर जा रहा था, गाड़ी में से उतरा, देखा एक टेबल लगा हुआ था, टोपी पहनाए हुए लड़के बैठे हुए